गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूजिंग। इसमें हम फ्यूजिंग एवं रेजिन्स के बारे में बताएंगे। फ्यूजिंग क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके दोष और लाभ। इसी तरीके से रेजिन की परिभाषा, दोष और लाभ, क्या रेजिन्स क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ होता है, इस पीपीटी में हम समझेंगे। फ्यूजिंग जो है, एक्चुअली में अगर कहा जाए तो फ्यूजिंग एक तरीके का लैमिनेशन है। जैसे कि हम अपने पेपर के ऊपर लैमिनेशन कराते हैं, एक पतली प्लास्टिक की परत को चढ़ा देते हैं और वो परत जो है वो उस को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से हम कपड़ों के अंदर जब दो लेयर को आपस में चिपकाते हैं जिससे कि वो सॉलिड बन जाए, तो उस क्रिया को हम फ्यूजिंग कहते हैं। फ्यूजिंग प्रक्रिया परिधान उद्योग की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके अंदर इंटरलाइनिंग को, उसकी जो लाइनिंग है, अस्तर का कपड़ा है, वो ऊपर वाले कपड़े के साथ इसको जोड़ा जाता है। इसके बिना अगर हम कहें तो आजकल परिधान उद्योग अधूरा है। फ्यूजिंग प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि जैसे कॉलर है, तो कॉलर के दो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उन पट्टियों को पहले उसके नीचे से बुकरम है या कोई उसकी इंटरलाइनिंग होती है, उनको उसके साथ रखा जाता है। उनके बीच में एक रेजिन या गोंद, रेजिन एक गोंद है जिसकी परत होती है, जिसमें एक निश्चित समय ताप और दाब लगाकर उसको प्रेस किया जाता है और उससे क्या होता है, वो रेजिन पिघल जाता है, पिघल के दोनों लेयर्स को चिपका देता है और फिर उसको ठंडा कर देते हैं तो वो चिपका रह जाता है। तो इस तरीके से फ्यूजिंग जो है दो लेयर्स के बीच में चिपकाने का काम करता है। इस चित्र के द्वारा आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो ब्लू कलर में, जो पर्पल कलर में जो दिखाया गया है, ये है ऊपर वाला कपड़ा और वाइट वाला जो है ये है उसका अस्तर, या जिसको उससे फ्यूज़ करना है, उससे चिपकाना है। और जो गोल गोल बिंदियाँ दिखाई गई हैं ये रेजिन या गोंद है जो कि उसको चिपकाने का काम करती हैं। जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, बीच में रेजिन की लेयर है, ऊपर अस्तर वाला कपड़ा है और नीचे जो दिखाया गया है ये ऊपर वाला कपड़ा है, इनको साथ में रखकर प्रेस के द्वारा उसको दबाया जाता है, ताप दिया जाता है और एक निश्चित समय तक दिया जाता है। तो क्या होता है कि ये आपस में ये रेजिन पिघल जाते हैं और उसको चिपका देते हैं। अब हम जब फ्यूजिंग करते हैं तो फ्यूजिंग करने से कपड़ों में क्या फ़ायदा होता है, हम क्यों फ्यूजिंग करते हैं? तो सबसे पहला है कि परिधान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थिरीकरण हो जाता है, जैसे वो वहाँ पर फिक्स हो जाते हैं, वो वहाँ से हिलते नहीं हैं। तो जिन भी कपड़ों के अस्तर हमें लगाने हैं जो कि फिक्स रखने हैं, हमें ज़रा सा भी नहीं हिलाना है, तो वहाँ हम फ्यूजिंग करते हैं। इससे वस्त्र मजबूत और टिकाऊ बन जाता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, ड्रेपिंग उसकी अच्छी होती है, फॉल उसका अच्छा आता है, फैब्रिक जो है क्रिस्पी लुक देता है, फ्रेश लुक देता है। और इससे क्या होता है कि समय और शक्ति की बचत होती है फ्यूजिंग से। सिकुड़न, जो फैब्रिक की जो सिकुड़न की इनकी क्रिया है वो कम हो जाती है और साथ में जब हम धुलाई करते हैं तो वस्त्र जो है कभी अपनी शेप को खोता नहीं है। तो फ्यूजिंग करने से एक बहुत अच्छा कपड़े का लुक हो जाता है और वो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। अब फ्यूजिंग करने से कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि जो पतले कपड़े हैं या नेट के कपड़े हैं, अगर हम उसको फ्यूजिंग करते हैं तो जो रेजिन है ऊपर आ जाता है, जब पिघलता है और उसके नेट में या पतले कपड़े से ऊपर आ जाता है और कपड़े की शो को ख़राब कर देता है, या फिर जो जाली वाला डिज़ाइन है वो डिज़ाइन भी उसका ख़राब हो जाता है। इसको करने के लिए विशेष निर्देशों का पालन करना पड़ता है, विशेष समय दिया जाता है, निश्चित समय, निश्चित ताप, दाब दिया जाता है। अगर इसमें थोड़ा भी अंतर हो जाए तो जो रेजिन है वो या तो चिपकाता ही नहीं है
या फिर ऊपर आ जाता है या कपड़े को ज़्यादा हार्ड कर देता है। तो इस तरीके से फ्यूजिंग को अगर हम प्रॉपरली करें तो वह फ़ायदेमंद है, अगर उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये कपड़े को नुकसान पहुंचाती है। फ्यूजिंग जो है, इसको करने के लिए हम एक चार्ट बनाया है। ये चार्ट जो है बताएगा कि किस तरीके से फ्यूजिंग का प्रोसेस चलता है। सबसे पहले जिस परिधान के टुकड़े पर या जिस भी परिधान पर हमें फ्यूजिंग करनी है उसको हम मशीन पर फैलाते हैं। उसके बाद उस गोंद लगे हुए सतह को उसके ऊपर रखते हैं और इंटरलाइनिंग की बिना गोंद लगी सतह को उसके ऊपर सबसे ऊपर रखते हैं। फिर प्रेस के द्वारा उस पर ताप और दाब दिया जाता है और वो जब इससे क्या होता है, रेजिन पिघल जाता है और पिघलने के बाद वो उन दोनों कपड़ों को चिपका देता है। और जैसे ही उसको ठंडा किया जाता है तो रेजिन ठंडा होकर कठोर हो जाता है और कपड़ों को परमानेंटली चिपका देता है। तो ये जो प्रवाह चार्ट है, ये देखिए इसमें चित्र में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये कॉलर्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर ये पट्टियाँ काट के इनको फ्यूज़ करना है। तो ये फ्यूज्ड साइड में जो रखे हुए हैं पट्टियाँ, ये फ्यूज्ड हैं और यहाँ पर ये कॉलर के साथ इनको ऊपर रख के इनको प्रेस वाली मशीन में डाला जा रहा है, जहाँ पर ये चिपक कर बाहर आ जाती हैं। इस तरीके से उसमें हम थोड़ी हार्डनेस दे देते हैं कॉलर के अंदर। अब है रेजिन्स। रेजिन्स क्या है? रेजिन्स एक तरीके से फेविकॉल या गोंद का काम करता है जो कि बेस फैब्रिक को इंटरलाइनिंग से चिपकाता है। इसके लिए रेजिन समय की एक विशिष्ट अवधि, टाइम निश्चित होता है, दबाव निश्चित होता है और ताप निश्चित होता है, तो यह एक चिपकने वाला एजेंट बन जाता है। और जो ये जब हम इसको दबाते हैं या ताप देते हैं तो रेजिन वैसे तो दानेदार होता है, जब ये पिघल जाता है और पिघल कर कपड़ों के अंदर उनके रेशों में घुस जाता है और रेशों में घुसकर एक अच्छा बंधन बना देता है और दोनों लेयर्स को वो चिपका देता है। तो रेजिन चिपकाने का काम करता है। अच्छे रेजिन के गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रेजिन। सबसे पहली बात है ऊपरी सीमा तापमान या अपर लिमिट टेम्परेचर। ऊंचे तापमान पर रेजिन एक चिपचिपे पदार्थ में बदल जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि यह तापमान सहन करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। ये मैक्सिमम 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर सहन कर सकता है। इससे अधिक अगर हमने टेम्परेचर उसको दिया तो रेजिन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वो चिपकाने की बजाय उसको और ख़राब कर देता है। दूसरा है कम सीमा तापमान, लोअर लिमिट टेम्परेचर। ये वो तापमान है जब रेजिन पिघलना शुरू करता है। इस समय यह 110 डिग्री सेंटीग्रेड से पिघलना शुरू करता है और अगर हम चमड़े की सामग्री पे इसको यूज़ करते हैं तो यह तापमान और थोड़े कम समय से ही पिघल जाता है। सफाई क्षमता या क्लीनेबिलिटी, इसके अनुसार जो भी हम रेजिन यूज़ करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसको धो रहे हैं, कपड़ों को तो धोना पड़ता है, अगर हम उसको बार बार धोते हैं तो वो रेजिन तब भी उसको चिपकाए रखे। ऐसा नहीं हो कि वो रेजिन वहाँ से निकल जाए और कपड़े की लेयर्स अलग हो जाए। नेक्स्ट है हैंडल या संभाल कि रेजिन को जो है कपड़े बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कर देने चाहिए। वो जैसा है कपड़े की क्वालिटी उसको क्रिस्पी तो करे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कपड़ा एकदम हार्ड हो गया है, उसके अंदर सॉफ्टनेस बनी रहनी चाहिए। कोटिंग सिस्टम क्या है? कोटिंग सिस्टम जो होता है वो विधि है जिसमें थर्मोप्लास्टिक रेजिन को हम कपड़े पर लगाते हैं और उसको चिपकाने का काम करते हैं। अब ये जो कोटिंग की जाती है कई तरीके से की जाती है। सबसे पहला है स्कैटर कोटिंग। स्कैटर मतलब फैला फैला। यह मशीन इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित हेड द्वारा की जाती है। इसमें कपड़े के ऊपर उनके जो दाने हैं रेजिन के वो फैला दिए जाते हैं और टॉप कपड़े के ऊपर उसके ऊपर इंटरलाइनिंग रख दी जाती है और फिर उसको जब हम ताप डालते हैं तो वो पिघल कर पूरे कपड़े पर फैल जाता है।
दूसरा मेथड है ड्राई डॉट प्रिंटिंग या ड्राई डॉट प्रिंटिंग। इसमें रेजिन को बनाए रखने के लिए माइक्रोवेव वाले रोलर्स होते हैं, जो कि पहले रोलर्स के द्वारा उनको उस पर लगाया जाता है। ऊपर हमने दानेदार दाने बिछाए रहे थे, नीचे हम रोलर के द्वारा रेजिन को उस पर लगा देते हैं। तीसरा है लेपित में कोट कर देते हैं हम पूरे इसको, गोंद को हम हर टुकड़े पे अलग अलग उसको गोंद को लगा देते हैं। अब है फ्यूजिबल जो हम कर रहे हैं, जिन भी कपड़ों को हम फ्यूज़ कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे, उनके कंपोनेंट्स, उसके तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला है बाहरी कपड़ा। जो भी कपड़ा हमें ऊपर से दिखाना है, जैसे कॉलर है, कॉलर में जो हमारा ऊपरी कपड़ा है वो बाहरी कपड़ा होता है। ये बहुत ज़्यादा ढीली बुनाई का या बहुत ज़्यादा हार्ड बुनाई का नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ढीला होगा तो उसमें रेजिन ऊपर आ जाएगा, और बहुत हार्ड होगा तो उसके अंदर रेजिन नहीं घुसेगा और उसमें धब्बे बन जाएंगे। तो ये जो कपड़ा हम लेते हैं ये बहुत देख के लेना चाहिए। फिर है, अगर हम बिना बुने या निटेड इंटरलाइनिंग का चयन करते हैं तो वो उन कपड़ों के लिए करते हैं जिनमें हमें स्थिरता चाहिए, या हमें जैसे कि जॉर्जेट, क्रेप, पॉलिस्टर, ऐसे कपड़ों का जहाँ हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम इंटरलाइनिंग जो है बिना बुनी हुई या निटेड इंटरलाइनिंग का प्रयोग करते हैं। ये ज़्यादातर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। थर्ड जो है फ्यूजिंग उपकरण जो है, हम जो भी फ्यूजिंग उपकरण यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर, जैसे प्रेस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ताप दाब सब जो है अच्छी प्रॉपर, जितना हमें चाहिए उतना उसकी क्षमता होनी चाहिए। फिर हम ये भी देखते हैं मूल्य की, कहीं ऐसा ना हो कि हम जिसको भी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कीमत का मटेरियल हो, जिससे कि हमारी फ्यूजिंग की कीमत बढ़ जाती है। रेजिन का जब हम चुनाव करते हैं तो वो भी चुनाव ऐसा होना चाहिए कि रेजिन अपना क्वालिटी को बनाए रखे लास्ट तक, जब तक कि कपड़ा फट नहीं जाता तब तक रेजिन उसमें से नहीं हटनी चाहिए, चाहे हम ड्राई क्लीनिंग करते हो चाहे उसको हाथ की धुलाई से करते हो। अब जो फ्यूजिंग उपकरण है उनकी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहली बात है कि वो नियंत्रित गर्मी और दबाव दे सकता हो। दूसरी बात कि उसकी जो ताप है वो बिल्कुल जितना हमें चाहिए उतना हमें एग्जैक्ट टाइम पे मिल जाए, दबाव भी उस हिसाब से मिल जाए, और हमारी जो सामग्री है आसानी से उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो सके, ऐसा नहीं हो कि हमें उसको खिसकानी पड़ रही है। नेक्स्ट है कि सुरक्षित उसका संचालन होना चाहिए, मशीन मजबूत होनी चाहिए, उसके डिज़ाइन मजबूत होने चाहिए, और उसकी उत्पादक क्षमता पूरी होनी चाहिए। कार्य के लिए हमको जितना चौड़ा कपड़ा अगर हम लगा दें, ऐसा नहीं हो कि हमारे कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है और मशीन हमारी कम चौड़ी हो, तो कपड़ों की चौड़ाई को वो पूरा रख सकती हो, मुलायम कपड़े भी उसके अंदर आसानी से किए जा सके। यह इसमें उपकरण में क्वालिटी होनी चाहिए। अब फ्यूजिंग प्रक्रिया में ज़्यादातर दो तरह के दोष होते हैं। पहला है स्ट्राइकिंग बैक। स्ट्राइकिंग बैक क्या होता है कि कपड़ा जब हम उस पर अगर ताप और दबाव हमारा प्रॉपर नहीं है तो क्या होता है कि जो रेजिन है वो प्रॉपर पिघलता नहीं है, या हमने ताप बहुत ज़्यादा डाल दिया तो वो पिघल कर सतह पर आ जाता है और उस पर धब्बे डाल देता है। वो नीचे मतलब प्रॉपर तो चिपकता नहीं है और उसके धब्बे जो हैं कपड़े की सतह पर आ जाते हैं। दूसरा जो हमारा है स्ट्राइकिंग थ्रू। स्ट्राइकिंग थ्रू में क्या होता है कि बैक में तो क्या होता है पीछे की तरफ जाता है, और थ्रू में कपड़ा ऊपर की तरफ रेजिन आ जाता है, और वो रेजिन जो है कपड़े की क्वालिटी को बिल्कुल ख़राब कर देता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो है कि बबलिंग आ जाती है, कलर ख़राब हो जाता है, कर्लिंग हो जाती है, लहरों जैसा प्रभाव आ जाता है, कपड़ा सिकुड़ जाता है, इसकी चमक बहुत ज़्यादा आ जाती है, या गोंद जो है सतह पर दिखने लगती है। आशा है आपको फ्यूजिंग का मतलब समझ में आ गया होगा और रेजिन
क्या है और इसका क्या प्रयोग किया है, फ्यूजिंग उपकरण कैसे होने चाहिए। थैंक यू।